हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मनुष्य में एक विकसित प्रजनन अंग पाया जाता है, जिसमें से ये एक लिंगी होने के कारण नर प्रजनन अंग जो होता है अलग शरीर में होता है और मादा प्रजनन अंग जो होता है वो अलग शरीर में होता है। तो नर प्रजनन अंग का अध्ययन हमने कर लिया था। अब देखते हैं कि मादा प्रजनन तंत्र जो होते हैं उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो मनुष्य के जो मादा प्रजनन अंग होते हैं इसमें पाए जाते हैं 4 मुख्य अंग। 4 में से एक सबसे मुख्य जो होता है वह होता है एक जोड़ी अंडाशय, जो कि मुख्य अंग कहलाता है। अंडाशय या ओवरी, ये मुख्य अंग होता है अंडाशय, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। दूसरा होता है एक जोड़ी अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ओविडक्ट जिसको कहा जाता है, या इसको फेलोपियन नलिका भी कहा जाता है। फेलोपियन ट्यूब या नलिका कहा जाता है। यह निषेचन की प्रक्रिया में सहायक होता है और अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाने में सहायता करता है। तीसरी संरचना होती है एक गर्भाशय, यूट्रस। यूट्रस में एक भ्रूण जो होता है उसको विकास होने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। चौथा है योनि विजाइना। यह एक भ्रूण को शिशु के रूप में प्रसव की क्रिया में बाहर निकलने के लिए मार्ग प्रदान करता है। साथ ही यह शुक्राणुओं को शरीर के गर्भाशय के अंदर प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान करता है। मानव मादा में प्राथमिक जनन अंग के रूप में एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय या ओवरी, जिसके द्वारा मादा युग्मक या अंडाणु का निर्माण किया जाता है। ये प्राथमिक जनन अंग होते हैं और बाकी जो होते हैं उनके सहायक अंग के रूप में पाए जाते हैं। ओवरी जो होता है यह उदर गुहा के नीचे एक एक की संख्या में दोनों ओर पाया जाता है। यह एक छोटे से बादाम की समान संरचना के रूप में लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है, जो मीजोवेरियम नामक एक संरचना के माध्यम से उदर गुहा की दीवार से जुड़ी हुई होती है। अंडाशय जो होते हैं इनके द्वारा प्रत्येक माह एक एक अंडाणु का विमोचन किया जाता है, जिसको अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया जो होती है वो प्रत्येक 28 दिन में होती है, जिसमें एक अंडाशय के द्वारा जो अंडाणु का परित्याग किया जाता है उसके अगले महीने दूसरे अंडाशय के द्वारा अंडाणु का परित्याग या अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया की जाती है। अगली संरचना जो होती है वह कहलाती है अंडवाहिनी या ओविडक्ट या डिंब वाहिनी भी कहते हैं इसको। फेलोपियन नलिका, फेलोपियन ट्यूब कहलाता है। प्रत्येक अंडाशय जहाँ पर स्थित होता है वहीं पर एक झालर के समान संरचना के रूप में एक नली का निर्माण होता है, जो आगे की ओर जाकर के गर्भाशय में जाकर के खुलता है। इसका सामने वाला भाग जो होता है वह कीपक कहलाता है और इस कीपक का जो अग्रभाग जो होता है वह उंगली के समान संरचनाओं का निर्माण करता है। इन संरचनाओं को कहा जाता है झालर या फिम्ब्री। इसके द्वारा अंडाशय के द्वारा विमोचित किया गया अंडाणु जो होता है उनको ग्रहण किया जाता है और उनको अंडवाहिनी में पहुंचाया जाता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है, जहां पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, अर्थात अंडाणु व शुक्राणु के संलयन की प्रक्रिया होती है। मानव मनुष्य में एक और सहायक अंग के रूप में पाया जाता है एक गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय जो होता है वह नाशपाती के आकार के एक संरचना होती है, जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह उदर गुहा के निचले भाग, श्रोणि भाग जो कहलाता है, वहां पर स्थित होता है। इनकी दीवारें जो होती हैं वो मांसल होती है
और इनका जो बाह्य भाग होता है या बाहरी दीवार जो होता है वह कहलाता है मायोमेट्रियम, जबकि इसके भीतर वाले भाग को कहा जाता है एंडोमेट्रियम। गर्भाशय जो होता है, जिसको कॉमनली बच्चादानी कहा जाता है, इनके अंदर जो भ्रूण होता है उनको विकसित होने के लिए स्थान प्रदान किया जाता है और इनके द्वारा कुछ हार्मोनों का स्त्रावन भी किया जाता है। भ्रूण के विकास के कारण इनकी दीवारें जो होती हैं वो लचीली होती जाती है और क्रमशः इनमें फैलने की प्रक्रिया होती है। गर्भाशय का जो अग्र भाग होता है वह एक सक्रिय गुहा का निर्माण करता है। इस सक्रिय गुहा को कहा जाता है ग्रीवा या कहते हैं सर्विक्स। यह गर्भाशय का माउथ कहलाता है, मुख कहलाता है, जो आगे की ओर जाकर के खुलता है एक मार्ग में जो कहलाता है योनि। योनि जो होता है वह एक और सहायक प्रजनन अंग होता है जो एक छोटे से छिद्र योनि द्वार के माध्यम से बाहर खुलती है, शरीर से बाहर खुलती है। यह योनि द्वार जो होता है वह मूत्र द्वार के बिल्कुल पास में खुलती है। योनि जो होता है वह शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रदान करता है। साथ ही जब प्रसव की प्रक्रिया होती है तो शिशु को बाहर निकलने के लिए भी ये मार्ग प्रदान करता है। चलिए अब देख लेते हैं अंडाशय की औतकी किस प्रकार से होती है। मनुष्य में जो मुख्य प्रजनन अंग होता है वह अंडाशय होता है, जिसके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। प्रत्येक अंडाशय जो होता है उसके चारों तरफ एक घनाकार जनन उपकला का स्तर पाया जाता है। इन्हीं की कोशिकाओं में क्रमशः अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है। इसके अंदर जनन उपकला के भीतर जो संयोजी ऊतक भरे होते हैं उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक जो भाग होता है भीतरी भाग होता है, जिस भाग को कहा जाता है मेडुला। इस भाग में बहुत सारी रुधिर की वाहिनियां पाई जाती है। दूसरा जो परिधीय भाग होता है, इस परिधीय भाग को कहा जाता है कॉर्टेक्स भाग। कॉर्टेक्स वाले भाग में बहुत सारी पुटिकाएं पाई जाती है जो क्रमशः अंडाशय के विकास के समय निर्मित होती है। इन निर्मित होने वाले पुटिकाओं को क्रमशः 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक स्त्री में जो अंडाशय जो होता है, इनके विकास के समय जब ये स्त्री जो होती है स्वयं भ्रूणावस्था में होती है, तब इनमें जो पुटिकाओं का विकास होता है उसमें 2 आदिपुटक तथा दूसरा होता है प्राथमिक पुटक। इस प्रकार से 2 पुटिकाओं का विकास पहले हो जाता है और उसके पश्चात में पुटिका विकास की तीसरी प्रक्रिया जो होती है वह कहलाता है वेसिकुलर पुटक। और चौथा जो पुटक विकास होता है वह होता है डिंब पुटक, या इसको कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इस प्रकार से एक स्त्री में जब अंडाशय का विकास क्रमशः हो रहा होता है, उसी समय इनमें पुटिकाओं का भी विकास होता जाता है। तो सबसे पहले जब आदिपुटक का विकास होता है तो इस समय में जब एक प्राथमिक oocyte कोशिका जो होती है जो अंडाणु का विकास करेगी, इसका निर्माण होता है और इसके चारों तरफ अधूरी कोशिकाओं का एक लेयर पाया जाता है। ये आदि पुटक कहलाता है। आदि पुटक जो होता है जब यह विकसित होता है तब बनाता है प्राथमिक पुटक, और प्राथमिक पुटक में प्राथमिक oocyte जिससे अंडाणु बनेगा और उसके चारों तरफ पाया जाता है पुटिका कोशिकाओं का स्तर। इस प्रकार से ये बन जाता है प्राथमिक पुटक। ये दोनों जो होते हैं जब मादा जो होती है स्वयं अपनी माँ के गर्भ में होती है, उस समय से विकसित हो जाते हैं। उसके पश्चात बनता है प्राथमिक पुटक जो है विकसित होकर बनाता है वेसिकुलर पुटक। वेसिकुलर पुटक जो होता है इसमें पाई जाती है प्राथमिक oocyte कोशिका
और उसके चारों तरफ कोशिकाओं का बहुस्तर होता है। फॉलिकल कोशिकाओं का बहुत सारा लेयर इसके चारों तरफ पाया जाता है। तो ये कहलाता है वेसिकुलर पुटक। वेसिकुलर पुटक जो होता है यही पुनः जब विकसित होता है तब बनाता है डिंब पुटक। जब वेसिकुलर पुटक जो होता है परिपक्व होता है तब डिंब पुटक या ग्राफियन फॉलिकल का विकास होता है। यह परिपक्व अवस्था होती है। इस समय अंडाणु जो होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं। डिंब पुटक की कोशिकाएं जो होती हैं वह क्रमशः वृद्धि करती जाती है और आकार जो होता है इसका बड़ा होता जाता है। इसके चारों तरफ जो पुटिका कोशिकाएं पाई जाती हैं वो चारों तरफ से इस प्रकार से फैलती जाती हैं कि इनके मध्य में एक रिक्त स्थान बन जाता है जो कहलाता है एंट्रम। एक गुहा बन जाती है जिसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है। इस एंट्रम के निर्मित होने के कारण प्राथमिक ओसाइड जो होता है यह एक किनारे पर खिसक जाता है और यह अपने आप को पुटिका कोशिकाओं के साथ में जोड़ा हुआ रखता है। एंट्रम के बन जाने के कारण पुटिका कोशिकाएं जो होती हैं वो दो भागों में डिवाइडेड हो जाती हैं और दो लेयर्स का निर्माण करती है। जो बाहर की ओर एक स्तर बनता है वो कहलाता है थीका एक्सटर्ना और अंदर की ओर एक और लेयर का निर्माण होता है, स्तर बनता है जो कहलाता है थीका इंटरना। इसी समय अंडाणु के चारों तरफ एक और पतली झिल्ली का निर्माण हो जाता है। उस पतली झिल्ली को कहा जाता है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के चारों तरफ पुटिका कोशिकाएं जो होती हैं वो अरीय रूप से व्यवस्थित हो जाती हैं और एक और संरचना का निर्माण करती है, कोशिकीय स्तर का निर्माण करती है जो कहलाता है कोरोना रेडिएटा। तो इस प्रकार से जब डिंब पुटक जो होता है विकसित हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल विकसित होता है, तब एक अंडाणु जो होता है वह परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने के पश्चात में ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वह अंडाशय की दीवार से सट जाता है और सटने के पश्चात में ये फट जाता है। इनके फटने से अंडाणु जो होता है वो बाहर मुक्त हो जाता है, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया हो जाती है। उसके पश्चात अंडाणु के बाहर निकलने के पश्चात ये पुटिका कोशिकाएं और बीच का रिक्त स्थान जो होता है वह रुधिर से भर जाता है और रुधिर से भर करके एक अलग संरचना का निर्माण करता है जो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम जो होता है अस्थायी तौर पर कुछ हार्मोनों का स्त्रावण करता है। इसके द्वारा एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है जो मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करता है तथा गर्भधारण के लिए और दुग्ध स्त्रावण के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से एक अंडाशय जो होता है उसकी औतिकी, एक स्त्री के जीवन काल में उसके अंडाशय के भीतर लगभग 2 से 4 लाख पुटिकाओं का निर्माण होता है, लेकिन इनमें से केवल 400 पुटिकाएं जो होती है वे ही विकसित हो पाती है और अंडाणु का निर्माण कर पाती है। बाकी सारे जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इनके द्वारा जो अंडाणु का निर्माण किया जाता है, ये अंडाणु जो होता है जब अंडवाहिनी में जाता है तब वहां पर इनका परिपक्वन होता है और उसके पश्चात उसका निषेचन होता है। मानव मादा में प्रजनन से संबंधित कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें से 3 ग्रंथियां हैं, बार्थोलिन ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, रेक्टल ग्रंथि। इसमें बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है यह इनके मादा के जनन मूत्र कोटर जो होता है इसमें पाया जाता है। इसमें 2 की संख्या में उपस्थित होता है। यह नर के कॉपर्स ग्रंथि से समानता प्रदर्शित करता है, अर्थात इनके द्वारा भी कुछ विशेष प्रकार का द्रव स्रावित किया जाता है जो योनि मार्ग को क्षारीय बनाने का, चिकना बनाने का कार्य करता है ताकि मैथुन की प्रक्रिया आसानी से हो सके। पेरिनियल ग्रंथि जो होती है वह बार्थोलिन ग्रंथि के पीछे पाई जाती है और इनके द्वारा भी कुछ द्रव का स्रावण किया जाता है जो विशेष प्रकार के गंध को उत्पादित करती है। और रेक्टल ग्रंथि जो होती है वह मलाशय के पास पाई जाती है पीले रंग की ग्रंथि के रूप में। इसके स्त्राव से भी एक विशेष प्रकार का गंध उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त मादा मनुष्य में
एक जोड़ी स्तन पाया जाता है, स्तन ग्रंथियां होती है जिसके द्वारा एक प्रसव के पश्चात जो शिशु होते हैं उनको दुग्ध पान कराया जाता है और उनको पोषण प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं कि नर व मादा प्रजनन अंगों का जो हार्मोनल नियंत्रण होता है वो किस प्रकार से होता है। नर में एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है जो लेडिक्स कोशिका के द्वारा किया जाता है। यह हार्मोन जो होता है वह नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसके साथ ही जो नर प्रजनन अंग में पाए जाने वाली जो अलग ग्रंथियां होती हैं उनकी वृद्धि, उनके कार्यों का देखरेख जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। नर प्रजनन अंग में एक और हार्मोन जो होता है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। दो हार्मोन होते हैं जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं, एक फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन FSH और एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों जो होते हैं वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बनने की प्रक्रिया को प्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। एक और हार्मोन जो होता है हाइपोथैलेमिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इस हार्मोन के द्वारा FSH तथा LH की क्रियाविधि का नियंत्रण किया जाता है। एक हार्मोन जो होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, यह सर्टोली सेल्स के द्वारा स्रावित किया जाता है जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा हार्मोन होता है इनहिबिन प्रोटीन। इनहिबिन प्रोटीन जो होता है वो FSH की क्रियाशीलता को कम करने का कार्य करता है। मादा जनन तंत्र में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वह इनमें जो पुटिका विकास की प्रक्रिया होती है, जो अंडाणु के परिपक्वन की प्रक्रिया होती है, इन प्रक्रियाओं को प्रेरित व नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो मादा में एस्ट्रोजन के निर्माण की प्रक्रिया का प्रेरण व नियंत्रण करता है जिसके द्वारा मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। साथ ही यह गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए भी प्रेरित करता है तथा यह गर्भाशय में भ्रूण के विकास की क्रिया को नियंत्रित करता है। एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं, एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होता है जो मादाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को व्यक्त करता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है यह गर्भाशय को गर्भ धारण करने के लिए तैयार करता है। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा गर्भावस्था के अंतिम समय में रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्रावण किया जाता है। यह हार्मोन योनि मार्ग को तथा पेल्विक गर्डल के लिगामेंट्स को ढीला करने का कार्य करता है जिसके कारण प्रसव की क्रिया जो है वो आसानी से संपादित हो सके।